साथियों नमस्कार, मैं CM अग्रवाल अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हमने अपनी एक नई सीरीज शुरू की है। वो सीरीज है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो आज से हम अपनी इस नई सीरीज पर कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं। इस सीरीज में लगभग 12 वीडियो होंगे। इन वीडियो में हम हर सेक्शन पर अलग अलग चर्चा करेंगे। कैपिटल गेन में जो सेक्शन हमारे स्टार्ट होते हैं सेक्शन 45 से सेक्शन 55 तक, इन सारे सेक्शनों पे हम हर वीडियो में डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। आज का हमारा सेक्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, जो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है। तो साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। तो साथियों, चलते हैं सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, जो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है। इस सेक्शन को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेक्शन के प्रोविजनों का हम अध्ययन करेंगे। इस सेक्शन में लिखा हुआ है, एनी प्रॉफिट एंड गेन्स arising from the transfer of a capital assets affected during the previous year shall be chargeable to income tax under that capital gain in the previous year in which such transfer took place। तो साथियों, सेक्शन 45(1) को पढ़ने के बाद हमको इसमें 3 चीज़ें निकल कर आएंगी। पहली चीज़ तो ये हुई कि एक ट्रांसफ़र होना चाहिए। जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कि वो जिस असेट्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो असेट्स कैपिटल असेट्स होनी चाहिए। तीसरी बात ये निकल कर आती है कि जिस साल में असेट्स का ट्रांसफ़र होता है उसी साल में कैपिटल गेन की लायबिलिटी निकल कर आती है। अगर ये तीनों शर्तें फुलफिल होती हैं तभी किसी असेट्स पर कैपिटल गेन की लायबिलिटी आती है। अब हम ये देखेंगे इस सेक्शन के कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये हुआ कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनमें जिस साल में असेट्स ट्रांसफ़र होती है उस साल में कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आती है, बल्कि उस साल में कैपिटल गेन की लायबिलिटी आती है जिस साल में वो पैसा हमको रिसीव होता है। वो सेक्शन है 45 सब सेक्शन 1A। इस सेक्शन में लिखा हुआ है, अगर कोई कैपिटल असेट्स किसी फ्लड से या किसी नेचुरल कैलेमिटी से डिस्ट्रक्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उस असेट्स का हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जब हमको पैसा प्राप्त होता है उस साल में ही उसको कैपिटल गेन की लायबिलिटी आती है। जैसे सपोज करिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमारी कोई कैपिटल असेट्स डैमेज हो गई, उसका हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ था और उसका पैसा हमको मिलता फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, तो 19-20 में उसका ट्रांसफ़र माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन की लायबिलिटी हमको फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आएगी। इसके साथ ही अब अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, जो इस बात से संबंध रखता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई ज्वेलरी है जो हमारे इस समय पर्सनल यूज में आ रही है। अब हमारा ये मन हुआ कि हमको अपना ज्वेलरी का व्यवसाय करना है, तो हमने उस ज्वेलरी को लेके कन्वर्ट कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। आगे से हम इस ज्वेलरी से अपना ज्वेलरी का व्यापार करेंगे। तो इसमें जिस साल हम इस ज्वेलरी को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र तो उस साल ही माना जाता है, लेकिन जब हम इस ज्वेलरी को बेचते हैं कैपिटल गेन की लायबिलिटी उस साल में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमने अपनी ज्वेलरी को कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, तो हमारा जो है ट्रांसफ़र तो उसी साल में मान लिया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन की लायबिलिटी आएगी जब हमने उस स्टॉक को बेचा है। सपोज करिए हमने उस स्टॉक को फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जाके सेल किया है, तो कैपिटल गेन की लायबिलिटी 20-21 में आएगी। 20-21 में हमारे पास 2 तरह की इनकम जनरेट होंगी, एक तो कैपिटल गेन की इनकम जनरेट होगी, दूसरी हमारी बिजनेस की इनकम जनरेट होगी। इन सेक्शंस पर हम डिटेल में बाद में आपके सामने चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 45 सब सेक्शन 5। इसमें ये लिखा हुआ है कंपलसरी एक्विजिशन बाई गवर्नमेंट। अगर सरकार के द्वारा हमारी कैपिटल असेट्स को कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है हाईवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो उसको भी ट्रांसफ़र माना जाता है, लेकिन उसको उस पर कैपिटल गेन की लायबिलिटी उस साल आती है जिस साल हमको कंपलसरी एक्विजिशन का कंपनसेशन प्राप्त होता है। उस साल नहीं आती जिस साल हमको ट्रांसफ़र हमने किया है, क्योंकि जिस साल हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, जिस साल गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी एक्वायर किया है, उस साल हमको कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है,
इसलिए उस साल केवल ट्रांसफ़र माना जाता है, और जिस साल हमको पैसा प्राप्त होता है उस साल कैपिटल गेन की गणना की जाती है और उस पर टैक्स अदा किया जाता है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। ये वाला सेक्शन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 को ओवर रूल करता है। इस सेक्शन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। इस सेक्शन में लिखा हुआ है कैपिटल गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 being where the capital gains arising to an SSE being an individual or a HUA family from the transfer of a capital assets being land or building or both under a specific agreement, the capital gains shall be chargeable to income tax as income of the previous year in which the certificate of completion for the whole or part of the project is issued by the competent authority। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्शन आया है नया 45A, इससे इस सेक्शन से पहले ये होता था, जैसे मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरे पास एक लैंड है और वो लैंड मेरे पास काफ़ी दिनों से वैकेंट पड़ी हुई है, मैं उस लैंड का कोई यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरे को एक बिल्डर मिला, उस बिल्डर ने मेरे से कहा कि भाई आपके पास ये लैंड है, इस लैंड को आप मेरे को दे दो, इस लैंड पर हम मिलकर फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। चूँकि मेरे पास लैंड पड़ी हुई थी, काफ़ी समय से बेकार पड़ी हुई थी और मेरे को कोई कंस्ट्रक्शन का कोई अनुभव भी नहीं था, तो मैंने उस बिल्डर की बात मान ली और मैंने उसको वो लैंड दे दी। अब बिल्डर उस पर फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करता था और कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेरे को उसका जो है जो भी हमारे बीच में तय होता था उसका मेरे को कंसिडरेशन भुगतान करता था। लेकिन अभी तक प्रोविजन ये था कि जिस साल उस असेट्स का मैंने उसको ट्रांसफ़र किया है तो सेक्शन 45(1) में मेरे को कैपिटल गेन की लायबिलिटी आई जाती थी, जबकि पेमेंट मेरे को उस साल में मिलता था जिस साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था, बिल्डर मेरे को उसी साल में पेमेंट करता था। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी समस्या लैंड ओनर के सामने खड़ी हो जाती थी कि उसके पास पैसा भी आया नहीं है और उसको लेकिन उसको कैपिटल गेन का भुगतान करना है। भारत सरकार ने इस समस्या को समझा और इस समस्या को दूर करते हुए फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा एक नए सेक्शन का इंसर्ट किया, सेक्शन 45(5)A। इस सेक्शन में ये बताया गया कि अगर कोई लैंड ओनर किसी भी साल में अपनी लैंड किसी बिल्डर को एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट के तहत देता है तो उसको ट्रांसफ़र तो उसी साल में मान लिया जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन की लायबिलिटी उस साल में आएगी जिस साल वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट इशू करती है तो उस साल में कैपिटल गेन की लायबिलिटी अराइज होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा लैंड ओनर के लिए सरकार ने किया। इस सेक्शन पर भी हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे जब हम इस सेक्शन को पूरी तरह से पढ़ेंगे। अभी तो केवल मैंने आपको सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के एक्सेप्शन बताए थे। इन एक्सेप्शन में मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 45 सेक्शन 1A, 45 सबसेक्शन 2, 45 सबसेक्शन 5 एंड 45 सबसेक्शन 5A। इन चारों सेक्शनों में कैपिटल गेन का ट्रांसफ़र तो उसी साल में होता है जिस साल असेट ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी उस साल में होती है जिस साल उस असेट से हमको पैसा प्राप्त होता है। तो साथियों, इसके बाद हम चलते हैं, हमारा अगला स्टेप है इसमें कि देयर शुड बी ए ट्रांसफ़र। अब हम ये देखेंगे कि किन किन केसों में असेट्स को ट्रांसफ़र माना जाता है। तो इसके लिए हम जो हमारी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 47, इसमें हमको ट्रांसफ़र की डेफिनेशन दी गई है। अब हम उस डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेल, एक्सचेंज और relinquishment of the assets or the extinguishment of any right therein or the compulsory acquisition thereof under any law, or in case where the asset is converted by the owner thereof into or is treated by him as stock in trade of a business carried on by him, such conversion or treatment। इसके अलावा 2-3 इसमें और पॉइंट हैं जिनको मैं समय आने पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके साथ केवल इसमें सेल से संबंधित बातें ही डिस्कस करूंगा। बाकी की जो उसमें ट्रांसफ़र की परिभाषा में दिए गए हैं, जैसे जैसे हम आगे कैपिटल गेन को पढ़ेंगे एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी बातों को डिटेल में समझाऊँगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है देयर शुड बी कैपिटल असेट्स।
अब हमको ये देखना है कि जो असेट्स हमने ट्रांसफ़र करी है वो असेट्स हमारी कैपिटल असेट्स होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। कैपिटल असेट्स में कौन कौन सी असेट्स शामिल होती हैं। इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन टू का क्लोज 14, उसमें लिखा हुआ है कैपिटल असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि एसएससी के पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, वो सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स मानी जाती हैं। इसके अलावा इसका जो सब क्लॉज बी है उसमें लिखा हुआ है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाई एन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड सच सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये दो असेट्स की हमको इसमें बताया गया है कि ये दोनों असेट्स हमारी कैपिटल असेट्स मानी जाती है। पहले केस में तो बताया गया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाई द एसएससी, मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति हो वो इसमें कैपिटल असेट्स मानी जाती है। और दूसरे केस में बताया गया जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो अपना विदेशी होते हैं, जो अपना पैसा इंडिया में लगाते हैं, उनके लिए भी उनकी भी जो भी असेट्स होती है, जो अपना वो शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, उसको भी कैपिटल असेट्स माना गया है। अब इसके कुछ एक्सक्लूजन है, हम इन एक्सक्लूजन को समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि व्यापारी का जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होती है, रॉ मटेरियल होता है या कंज्यूमेबल स्टोर होता है, उसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। इसके पीछे कारण ये है कि उस पर तो प्रॉफिट एंड गेंस और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है, उस पर टैक्स लग जाता है। जैसा कि एक व्यक्ति के लिए एक असेट्स कैपिटल असेट्स हो सकती है, वही असेट्स दूसरे व्यक्ति के लिए स्टॉक इन ट्रेड हो सकती है। जैसे मेरे पास कोई ज्वेलरी है, वो मेरे लिए कैपिटल असेट्स है क्योंकि उसको मैंने पर्सनली रूप से होल्ड किया हुआ है। और अगर मैं ज्वेलरी का अपना व्यापार करता हूँ तो वही असेट्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड बन जाती है। जैसे मेरे पास कोई लैंड है, मेरे पास कोई अपनी पर्सनल लैंड है, तो वो मेरे लिए कैपिटल असेट्स है। लेकिन अगर वही लैंड बिल्डर के पास हो तो वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड बन जाती है, क्योंकि वो उस लैंड में खरीद और बिक्री का व्यापार करता है। तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड होता है उसको हम कैपिटल असेट्स नहीं मानते हैं। अदर देन द सिक्योरिटी रेफर टू इन सब क्लोज बी, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, अगर वो किसी सिक्योरिटीज या शेयर में लगातार ट्रेडिंग करते हैं तो उसको भी स्टॉक नहीं माना जाता है। जबकि नियम ये होता है, अगर हम किसी सिक्योरिटी में या किसी अन्य असेट्स में लगातार उसकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक इन ट्रेड माना जाता है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए अगर वो शेयर या सिक्योरिटीज में लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी उसको स्टॉक इन ट्रेड में नहीं माना जाता, उसको हमेशा कैपिटल असेट्स ही माना जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि फाइनेंस एक्ट 2014 से पहले इस बात का बड़ा झगड़ा हुआ करता था। इनकम टैक्स ऑफिसर्स इसको स्टॉक इन ट्रेड मानते थे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ये कहते थे कि ये हमारी कैपिटल असेट्स है, हमारा ये स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर को ये फ़ायदा रहता था कि प्रॉफिट एंड गेंस बिजनेस प्रोफेशन पर जो टैक्स का रेट है वो रेट हमेशा ज़्यादा रहता है, मैक्सिमम रेट उसमें 30% रहता है। लेकिन कैपिटल गेन पे कई कंसेशनल रेट होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का रेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का रेट होता है। तो इस बात का हमेशा झगड़ा रहता था। इस झगड़े को भारत सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2014 में ख़त्म कर दिया, इस सेक्शन में अमेंडमेंट करके। तो हमेशा ही फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन के लिए ये कैपिटल असेट्स मानी जाएंगी, उनके लिए ये कभी भी स्टॉक एंड ट्रेड नहीं बनेगा। इसके अलावा जो सेकंड है जो हमने एक्सक्लूड किया गया है पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब ये होता है, इसकी परिभाषा दी गई है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, असेसी की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं उनको पर्सनल इफेक्ट्स माना गया है। यानी कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको पर्सनल इफेक्ट नहीं माना गया है, चाहे वो असेसी उसको पर्सनल रूप में ही यूज करता है। जैसे सपोज करिए असेसी का अपना मकान है, रेजिडेंशियल हाउस है, वो उसकी पर्सनल असेट्स होती है और वो उसको हमेशा अपने पर्सनल काम के लिए ही यूज करता है, लेकिन फिर भी उसको पर्सनल इफेक्ट नहीं माना गया है। इसका रीज़न सीधा ये है कि रेजिडेंशियल हाउस पर हमेशा अप्रिसिएशन होता है, कभी भी उसकी वैल्यू घटती नहीं है। तो सरकार ने बहुत सोच समझ कर इस परिभाषा को बनाया है कि केवल जो मूवेबल असेट्स होती हैं उसी को पर्सनल इफेक्ट माना गया है। हम इसकी परिभाषा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज़ टू से
मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारा क्या क्या चीज़ आ सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारा सकता है घर का टेलीविज़न, घर का फ्रिज, घर का फर्नीचर, पहनने के हमारे कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं, जो कि एसएससी के द्वारा पर्सनल यूज में ली जाती हैं, या एसएससी के फैमिली मेम्बर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके द्वारा पर्सनल यूज में ली जाती हैं। ये कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में नहीं आती हैं, इनको कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। अगर इनको बेचने से कोई प्रॉफिट होता है, वैसे तो प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि ये सारी एसेट्सों की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। आज आपके पास कोई गाड़ी है, कोई 4 व्हीलर है, आपने उस 4 व्हीलर को शोरूम से निकाला, शोरूम से निकालते ही उस 4 व्हीलर की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है, वैल्यू घट जाती है। तो इसीलिए सरकार ने बहुत सोच समझकर इन सारी चीज़ों को पर्सनल इफेक्ट की परिभाषा में डाल दिया। इन पर किसी भी प्रकार का कोई, ना तो वो हमको लॉस क्लेम होता है, प्रॉफिट इन पर होता नहीं है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सक्लूड कर दी, यानी कि पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी। इसमें सबसे पहली चीज़ है ज्वेलरी। व्यक्ति के पास जो ज्वेलरी होती है वो हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो ज्वेलरी को पर्सनल इफेक्ट नहीं माना गया है, ज्वेलरी को कैपिटल एसेट्स माना गया है। ज्वेलरी जब हम बेचेंगे तो उस पर होने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर व्यक्ति को कैपिटल गेन का भुगतान करना होता है। इसके अलावा इसमें आर्कोलॉजिकल कलेक्शन में हमारी पुरातत्व विभाग की चीज़ें आती हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे हमारी पुरानी कॉइन है, हमारे पास कोई सिक्के पड़े हुए हैं, कोई बहुत पुराने, या कोई पोस्टेज पड़ी हुई है, तो ये आर्कोलॉजिकल कलेक्शन में आती है। इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी भी चीज़ें इनकी वैल्यू घटती नहीं है। इसके अलावा कोई ड्राइंग्स है, कोई पेंटिंग है, जैसे पेंटिंग हमारे हुसैन साहब थे, उनकी अगर कोई पेंटिंग है, या और भी कोई इस तरीके का कोई मतलब चित्रकार रहा है पुराना, उनकी पेंटिंग्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी भी वैल्यू घटती नहीं है। एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई कलात्मक इस तरीके का कार्य है, इन सारी चीज़ों की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। इनको पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। इनसे होने वाले प्रॉफिट पर हमेशा ही कैपिटल गेन का भुगतान करना होता है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक दो चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे सिल्वर यूटेंसिल्स हैं। सिल्वर यूटेंसिल्स जो एसएससी जो व्यक्ति होता है अपने घर में यूज करता है, जैसे चांदी के बर्तनों में, जैसे समझ करिए चांदी का गिलास है, चांदी की प्लेट है, चांदी की चम्मच है, इनको एसएससी के द्वारा अपने घर में यूज किया जाता है, खाना भी खाया जाता है। तो इस प्रकार के यूटेंसिल्स होते हैं, उनको पर्सनल इफेक्ट माना गया है, और उनकी सेल पर किसी भी प्रकार के कैपिटल गेन का भुगतान एसएससी को नहीं करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, जैसे समझ करिए गोल्ड के हमारे बर्तन हैं या गोल्ड बुलियन है, ये हमेशा कैपिटल एसेट्स मानी जाती हैं। गोल्ड यूटेंसिल्स को कभी भी पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं माना जाता है, हमेशा इनको जो है कैपिटल एसेट्स माना जाता है, और उनके बेचने पर हमेशा कैपिटल गेन का भुगतान करना होता है। ज्वेलरी में और कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? कोई प्रीसियस स्टोन्स हैं, जैसे हीरा, डायमंड, और भी कोई स्टोन्स हैं इस प्रकार का जो प्रीसियस स्टोन है, या कोई फर्नीचर है उसमें कोई स्टोन लगा हुआ है, कोई प्रीसियस स्टोन लगा हुआ है, उसको भी कैपिटल एसेट्स माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग कुर्ते पहनते थे, उन कुर्तों में डायमंड लगवाते थे, उसको भी पर्सनल इफेक्ट नहीं माना है, उसको भी उन्होंने कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में माना है, और उस पर होने वाले लाभ को कैपिटल गेन के रूप में माना जाता है। इसके अलावा मैं अगले उस पर चलता हूँ। अगली उसमें आती है हमारी एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। एग्रीकल्चर लैंड में भी हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और एक होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो रूरल एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसकी बिक्री पर किसी प्रकार के कैपिटल गेन का भुगतान नहीं करना होता है। अगर हमने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच दी तो हमारे ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14। इसमें अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की परिभाषा दी हुई है कि अर्बन लैंड होती क्या है। अगर अर्बन लैंड हमारी समझ में आ गई तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड उसके अलावा होती है। अर्बन लैंड में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कोई भी म्यूनिसिपलिटी, कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई कैंटोनमेंट बोर्ड जिसकी की पॉपुलेशन लास्ट जो जनगणना हुई है उसके अनुसार अगर 10,000 से अधिक नहीं है, अगर उसकी
जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है तो उसको रूरल माना जाता है, और अगर 10,000 से ऊपर उसकी जनसंख्या है तो उसको अर्बन माना जाता है। मेरे हिसाब से आज की डेट में भारत में ऐसी कोई भी म्यूनिसिपैलिटी नहीं होगी, कोई भी ऐसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होगा जिसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी, तो वो सारे अर्बन माने जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो दूसरी शर्त होती है वही शर्त होती है अर्बन देखने के लिए कि अगर किसी म्यूनिसिपलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से तो अधिक है लेकिन 1 लाख से कम है तो उसको अर्बन माना जाता है। अगर किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आबादी या कोई कैंटोनमेंट बोर्ड की आबादी 10,000 से अधिक है लेकिन 1 लाख से अधिक नहीं है तो उस एरिया में आने वाली सारी एसेट्स अर्बन लैंड होती हैं। और उसके अलावा जहाँ उसकी म्यूनिसिपल लैंड से 2 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक भी जो लैंड आएंगी वो भी अर्बन लैंड कहलाएंगी। लेकिन 2 किलोमीटर के बाहर की जितनी भी हमारी लैंड होगी वो सारी रूरल लैंड कहलाएंगी, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर किसी प्रकार का कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना होता है। इसी प्रकार से अगर वहाँ की आबादी 1 लाख से अधिक है लेकिन 10 लाख से अधिक नहीं है तो उस सीमा में आने वाली जितनी भी लैंड है वो सारी अर्बन लैंड कहलाएंगी, और उस म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट से 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाली लैंड भी अर्बन लैंड कहलाएंगी। 6 किलोमीटर के बाहर में जो भी लैंड आएगी उसको हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, उस पर किसी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है। इसी प्रकार से अगर वहाँ की आबादी, उस म्यूनिसिपैलिटी की आबादी, उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आबादी अगर 10 लाख से अधिक है तो उस म्यूनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो तो अर्बन एरिया कहलाएगा, और 8 किलोमीटर से बाहर तक का ये जो एरिया है वो सारा एरिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी, और उस पर भी किसी प्रकार के कैपिटल गेन का हमको भुगतान नहीं करना होगा। अब हम इस एग्रीकल्चर जो लैंड की परिभाषा बताइए, इसको हम एक बार और आपके सामने समअप कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से होगा। जैसे सपोज करिए कोई भी मतलब म्यूनिसिपैलिटी है या कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और उसकी आबादी 10,000 से तो अधिक है लेकिन 1 लाख से कम है, तो उस म्यूनिसिपल लिमिट की सीमा है, उस सीमा से 2 किलोमीटर तक की जो लैंड होंगी वो अर्बन लैंड कहलाएंगी, और 2 किलोमीटर से बाहर की जो लैंड होंगी वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएंगी। इसी प्रकार से अगर वहाँ की आबादी 1 लाख से अधिक है लेकिन 10 लाख से कम है तो उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट से जो वहाँ का ज्यूरिडिक्शन लिमिट है उससे 6 किलोमीटर तक की जो लैंड होंगी वो अर्बन लैंड कहलाएंगी, और 6 किलोमीटर से बाहर की जो लैंड होंगी वो रूरल लैंड कहलाएंगी। इसी प्रकार अगर वहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है तो उस म्यूनिसिपल ज्यूरिडिक्शन की जो लिमिट है उससे 8 किलोमीटर तक की जो लैंड होंगी वो तो अर्बन लैंड कहलाएंगी। 8 किलोमीटर तक की लैंड होंगी वो अर्बन लैंड कहलाएंगी, और 8 किलोमीटर से बाहर की जितनी भी लैंड होंगी वो सारी रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएंगी, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री पर किसी प्रकार का कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। अब कैपिटल असेट्स की परिभाषा में एक असेट्स और ऐसी रहती है जिस पर कि कैपिटल गेन का भुगतान नहीं करना पड़ता है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इश्यूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार ने 2015 में एक स्कीम निकाली थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत सरकार ने एसएससी से कहा कि आप अपना गोल्ड हमारे पास लाइए और हम उस गोल्ड के बदले में आपको गोल्ड मोनेटाइजेशन के एक सर्टिफिकेट देंगे, और उस पर आपको इंटरेस्ट का भुगतान भी किया जाएगा। वो इंटरेस्ट भी सेक्शन 2 क्लॉज 15 में एग्जेम्प्ट है। तो इस प्रकार की अगर जो योजना भारत सरकार लेके आई है तो इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर जब हम इसको रिडेम्पशन होगा, जब भी इसका जो भी इसका समय है उस पर जब हम इसको रिडेम्पशन कराएंगे तो रिडेम्पशन पर होने वाली इनकम पर भी किसी प्रकार के कैपिटल गेन का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में नहीं है। इस स्कीम को लाने का उद्देश्य ये था कि लोगों के पास बहुत सारा गोल्ड घरों में रखा हुआ था या उनके लॉकरों में था, वो गोल्ड कभी भी मार्केट में आया ही नहीं। अगर वो गोल्ड मार्केट में आया ही नहीं तो उसका कोई भी ट्रेडिंग नहीं होता था, उस व्यक्ति को भी उस गोल्ड का कोई लाभ नहीं था। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इस गोल्ड को मार्केट में लाया जाए। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और था एसएससी का, अगर उसके पास गोल्ड रखा हुआ है और वो उस गोल्ड को सेल करेगा तो उस गोल्ड पर कैपिटल एसेट्स मानी जाती है और उस गोल्ड पर होने वाली बिक्री पर कैपिटल गेन का भुगतान किया जाता है।
अगर उसी गोल्ड को वो सरकार के पास लेके जाता है, बैंक के पास लेके जाता है, और उस गोल्ड के बदले में वो उसको एक गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देते हैं जिस पर उसको इंटरेस्ट का भुगतान भी मिलेगा, और जब उसका रिडेम्पशन होगा तो उस पर किसी प्रकार की कैपिटल गेन भी उसको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत फ़ायदे का सौदा था। और सरकार के पास एसएससी का गोल्ड आ गया, और वो जब एसएससी का गोल्ड सरकार के पास आ गया तो सरकार ने उस गोल्ड को मार्केट में उसको ट्रेड किया है, ज्वेलर्स को दिया थोड़ी सी अधिक ब्याज पर। ज्वेलर्स के पास जब वो आया तो ज्वेलर्स ने फिर उसकी सेल करी, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स भी आया और वो सारा गोल्ड मार्केट में ट्रेड होने लगा। इससे सरकार को भी फ़ायदा रहा और एसएससी को भी फ़ायदा रहा। तो ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रही, और इस पर होने वाले जो रिडेम्पशन पे जो भी गेन होगा उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, क्योंकि इसको कैपिटल एसेट्स माना ही नहीं गया है। तो साथियों, आज मैंने आपके सामने विस्तार से सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 से संबंधित सारे प्रावधानों पर विचार किया। इसमें सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र की डेफिनेशन देखी। हालांकि जो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है काफ़ी वाइड है, अभी उसमें से मैंने आपको केवल एक जो आपकी सेल होती है उसी के बारे में बताया है। बाकी के जो उसके सब क्लोज हैं उनको मैं धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम्पल आते चलेंगे तो उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आज हमने समझा कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कि कौन कौन सी एसेट्स हमारी कैपिटल एसेट्स में आती हैं। सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स में आती है, केवल 4 एसेट्स को छोड़कर। एनी स्टॉक इन ट्रेड, एनी पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ द एसएससी, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ये 4 एसेट्स ऐसी हैं इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। ये चारों एसेट्स ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में नहीं हैं। बाकी सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में मानी गई हैं, और उन पर होने वाला गेन कैपिटल गेन कहलाता है, और उस पर कैपिटल गेन का भुगतान किया जाता है। तो साथियों, आज हम अपना वीडियो यहीं अपना समाप्त करते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A और सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।